हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स पेपर फर्स्ट, जिनमें लगभग हम 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑफ एम्पलीट्यूड ए वन टाइम पीरियड इज। ये कह रहा है कि ए आयाम के सरल आवर्त गत करते हुए कण का एक आवर्त काल में विस्थापन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0, यानी एम्पलीट्यूड ए इन वन टाइम पीरियड इज 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है? तो टाइम पीरियड इज कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर कह रहा है कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑसिलेटर एन है और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी इट्स काइनेटिक, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n। ठीक है, पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ द पीरियड इज y बराबर 5 sin 40 + 3 इट्स पीरियड इज विल बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कण की गति का समीकरण कितना है? y + 5 sin 40 + 3 है। उसका दोलन काल क्या होगा? दोलन काल निकालना है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, π/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट इन ए कंपाउंड पेंडुलम इज। एक संयुक्त लोलक में समरेख बिंदुओं की संख्या क्या होती है? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। द नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट इन ए कंपाउंड पेंडुलम इज 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ई इज मेन एनर्जी एंड टाउ इज रिलेशन टाइम, देन पावर डिस्पैचड ऑफ डैम्पिंग ऑक्सीलेटर इज। मतलब कह रहा है कि यदि ई और ऊर्जा, ई औसत ऊर्जा तथा टाउ श्रांत समय में अवमंदित दोलक की शक्ति लुप्तीकरण क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E/टाउ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन ए फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ ए न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी f एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स p, द ऑसिलेटर मेंटेन्स वाइब्रेशनल एंड फ्रीक्वेंसी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार के क्वेश्चन 2017 और 2018-19 में पूछे गए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ऑसिलेटर एंड वेव है। पेपर फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव, जिससे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी, स्मॉल पी इस आवृत्ति के कंपन करता है। मतलब स्वाभाविक आवृत्ति एफ के आरोपित बल को आवृत्ति पी द्वारा प्रमोदित आवर्ती दोलन किस प्रकार के कंपन करता है? तो वो स्मॉल पी द्वारा कंपन करता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव द फेज डिफरेंस इज। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज डिफरेंस पूछ रहा है ड्यू टू एक्सीलरेटेड डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 180 डिग्री।
ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द साउंड लेवल एट ए प्लेन इज इंक्रीज बाई 14 dm, द डेंसिटी इंक्रीजेज बाई फैक्टर। किसी स्थान पर ध्वनि की तीव्रता का स्तर 40 बढ़ा दिया जाता है तो उसकी तीव्रता कितनी गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁴। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ए स्टेशनरी वेव y = 4 sin πx/15 cos 96 yt, द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एनोड। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें डिस्टेंस बिटवीन नोड और एनोड के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.5। कितना डिस्टेंस हो जाएगा नोड और एनोड के बीच में, 7.5। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी, द परसेंटेज ऑफ चेंज इन इट्स टाइम पीरियड व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस्ड बाई 5%। कह रहा है कि अगर एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है और इसके आयाम में 5% की कमी करने पर इसके आवर्तकाल में परिवर्तन क्या होगा। परिवर्तन मतलब कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0%। कितना होगा, 0% परिवर्तन होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ ए सॉलिड मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि ठोस पदार्थ में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। द वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए सॉलिड मटेरियल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सॉलिड मटेरियल, लेंथ ऑफ सॉलिड मटेरियल, या यंग मॉडुलस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस पदार्थ के यंग प्रत्यस्थता गुणांक तथा घनत्व पर, यानी यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन ए साउंड वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज। मतलब जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या अपरिवर्तित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और ये 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। ये दोनों प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड, मतलब ध्वनि की आवृत्ति। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है, ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति जो है वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, इट्स एम्पलीट्यूड इज। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √a² प्लस b² क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन ओरिजिन पाइप
ओपन इन बोथ इंड्स प्रोड्यूस, मतलब दोनों सिरों पर खुली आर्गन पाइप से उत्पन्न क्या होता है? ओनली इवन हार्मोनिक, ओनली ऑड हार्मोनिक, बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक, या नॉन हार्मोनिक? इस प्रश्न का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए आप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक। दोनों सिरों पर खुली आर्गन पाइप से क्या उत्पन्न होता है? सम और विषम सनादि, मतलब हार्मोनिक। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए वेव? इनमें से कौन सा इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार रखिएगा और इन चारों ऑप्शनों को आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन सी, y बराबर ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये इक्वेशन क्या करता है? वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों हम इसमें इक्वेशन को नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हम MCQ फॉर्म में हैं और MCQ क्वेश्चन सीरीज में हैं, तो इसलिए हम इस पर इक्वेशन को नहीं सॉल्व करवा पाएंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी की क्लास होगी तो उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व कराया जाएगा और जल्दी ही थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है और आपको ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर में जो हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में नहीं पता कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ख़ासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वाले, वो प्रीवियस ईयर पेपर तो मिल नहीं रहा है दोस्तों, अंसाल पेपर, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के कारण अंसाल पेपर अनुपलब्ध है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अंसाल पेपर जल्द ही आपको या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, द डेंसिटी ऑफ आई ऑफ ए स्पेरिकल वेव ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट, मतलब दिया है कि गोलीय तरंग की तीव्रता आई बिंदु स्रोत की दूरी आर पर क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/a²। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ए वायर ऑफ ए मास 1.0 ग्राम एंड लेंथ इज 1.0 मीटर इज स्ट्रेचड बाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स, द स्पीड ऑफ प्रोपेगेटेड ट्रांसवर्स वेव विल बी। अब आप ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आप थ्योरी पढ़ करके और ऑक्सीलरेशन एंड वेव से जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव डज नॉट डिपेंड, मतलब प्रोग्रामित तरंग में ऊर्जा घनत्व निर्भर नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेवलेंथ ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, द डिस्टेंस ऑफ द टाइम, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरी तथा समय पर। यानी द एनर्जी डेंसिटी इज नॉट प्रोग्रेसिव वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड द टाइम। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0 एट, मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव कहाँ पर 0 होता है? क्वेश्चन नंबर 33
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नोड पर। नोड पर क्या होता है? एम्पलीट्यूड, स्टेशनरी एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कंटेन कैपिटल के आर ज्वाइंट इन सीरीज व्हाट विल बी इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। मतलब कह रहा है कि के बल नियतांक के दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर निकाय का प्रमाणिक बल नियतांक क्या होगा? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल के अपान 2। कैपिटल के अपान 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोर्स एक्सीलरेटेड इज, मतलब प्रणोदित दोलित की अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओमेगा आर इक्वल टू √h² माइनस 2b²। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ फॉल एम्पलीट्यूड विथ द चेंज ऑफ फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑन ईच साइड ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ए क्वांटिटी फैक्टर, बी एम्पलीट्यूड रिजोनेंस, सी स्पेरेंस ऑफ रिजोनेंस या नन ऑफ एबव। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर बल की आवृत्ति के साथ आयाम जिस दर पर गिरता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अनुनाद की तीक्ष्णता। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द केस ऑफ वेलोसिटी रिजोनेंस, इन द केस ऑफ वेलोसिटी रिजोनेंस यानी वेव अनुनाद होने पर स्थिति में क्या स्थिर रहता है? क्वेश्चन नंबर 40। इस प्रकार इसका ए सही है, दोलन के वेग तथा चाल बल पर एक कला में होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, एन अल्टरनेटिंग EMF E बराबर साइन नॉट PT इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट, द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट विल बी। करा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए LCR परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती B बा मतलब EMF इक्वल टू E0 साइन PT आरोपित परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल R अपान √R² प्लस PL माइनस 1 अपान PC का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द केस ऑफ ए फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशनल इंक्रीज फ्रॉम 0.002 mm 0.02 mm at the very low frequency of a maximum value of 5 mm at the frequency of 15 Hz, the relaxation time of oscillator will be। कह रहा है कि एक प्रणोदित आवर्ती दोलक आयाम 0.02 mm है जो बहुत आवृत्ति पर है, इससे बढ़कर 50,000 आवृत्ति के महत्तम पर mm को प्राप्त कर सकता है, तो दो प्रकार के शांत काल क्या होगा? यानी इस प्रकार इसका शांत काल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.02 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द शेप ऑफ ए ऑर्बिटल ऑफ ए प्लैनेट डिपेंड अपॉन, जिस ग्रह की कक्षा की आवृत्ति निर्भर करती है, यानी किसी ग्रह की कक्षा की आवृत्ति निर्भर करती है, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 55 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट डिपेंड अपॉन टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, इफ इन द इक्वेशन y इक्वल टू 5 sin 0.05t plus 0.05x where y represent the displacement and at the instant यानी constant t, then which one of the following gives period of the accelerations। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 पाई अपॉन 0.05। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब किसी आगामी तरंग को निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई अपान टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरी डैट, मतलब एक सरल आवर्त गति के लिए यह आवश्यक है कि रेजोनेंस फोर्स इज लीनियर, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है, इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होता है? डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, या डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या नन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2022 में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। 59 नंबर का जवाब देते रहिए। 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन अधिक है। सरल आवर्ती गति में अधिकतम त्वरण होगा जब विस्थापन अधिक होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इज जब मैक्सिमम। इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2022 में। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज हम लगभग 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस किए हैं, जिनमें हमारा टॉपिक रहा है एक्सेलरेशन एंड वेव। और इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जल्द ही केमिस्ट्री की क्लास इस चैनल पर उपलब्ध होगी, और आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।